हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिस्ट्री एमसीक्यू के 50 सेट की श्रृंखला में 25 सेट की श्रृंखला में ये 5वां वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं हमारे धौलावीरा से। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो ये कोलकाता यानी कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता में किया था। भारत में अंग्रेजों ने मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। प्रथम मदरसा 1781 में तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित मदरसा। उद्देश्य कंपनी के लिए कर्मचारी सुलभ कराना था। ये सूची दे रखी है उनको, उनके जो गायन है और उसको उससे मिलाना है। लच्छू जी महाराज हैं, फैयाज खान है, सिद्धेश्वरी देवी, तलत महमूद, इस तरह से ये मिलाना। तो इसको अगर मिलाएंगे तो ये होगा इसका, ये इस तरह से देख लेते हैं। लच्छू जी महाराज जो हैं वो कथक के हैं, फैयाज खान है ध्रुपद के, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी की और तलत महमूद गज़ल। यानी विकल्प हो जाएगा हमारा 3, 1, 4, 2 बी विकल्प। अगला है हमारा, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे। भारत में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं सदी में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना की थी। बाबा फरीद मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे और बाबा फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो ये जो है ये भारी औद्योगिकरण होगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे वो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भारी औद्योगिकरण के प्रश्न पर पृथक पृथक समाधान प्रस्तुत करते थे। गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। भारत की मानव संसाधन की शक्ति को सार्थकता प्रदान करना चाहते थे। नेहरू जी वैज्ञानिक प्रगति में विश्वास करते थे और देश के विकास में भारी उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे। इन्हीं के पहल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 62 के औद्योगिकरण को मुख्य स्थान दिया गया था। विचार कीजिए, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, ये तो गलत है। उपनिषदों के प्रति उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, ये सही है। उनकी दृष्टि एक गलत है और सही है, मतलब डी विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। नेहरू जी उपनिषदों के प्रति श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनकी सोच जो थी वो वैज्ञानिक थी। और दर्शन भी एक विज्ञानी है, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस था। नेहरू जी दार्शनिक वैज्ञानिक सोच के थे। अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी जो थी वो पाणिनि ने लिखी थी। बी विकल्प सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना महर्षि पाणिनि ने 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास की थी। पाणिनि तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। संस्कृत भाषा आज पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से संयमित, अनुशासित और व्याख्यात होता है। कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक नामक भाष्य का प्रणयन किया। ये अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो थे वो चारों दिशाओं में हमारे भारत के बनाए गए, जिसमें जोशी मठ द्वारका में, पुरी जो उड़ीसा में हो गया, और श्रृंगेरी जी साउथ में। तो ये हो गया, जे उत्तर में हो गया, जे पूरब में, द्वारका हो गई पश्चिम में, पुरी हो गई पूरब में, और ये हो गया दक्षिण में। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। जोशी मठ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, ये पश्चिम में हो गया, पुरी उड़ीसा में, ये पूरब में हो गया, श्रृंगेरी तमिलनाडु में, ये दक्षिण में हो गया। इनकी स्थापना की थी और इन्हीं को 4 धाम कहा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में मुंबई में की थी। इसका उद्देश्य सेवा के लिए देशभक्ति युवक तैयार करना था। गोखले सुधारक नामक समाचार पत्र संपादन करते थे। वे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। सी विकल्प से हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। योग दर्शन का प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिनका ग्रंथ योग सूत्र इस दर्शन का मूल है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, आत्मा और परमात्मा के बीच मिलन होता है। गीता में समत्व को योग कहा गया है, जिससे प्राप्त हुआ
व्यक्ति दुख सुख हानि लाभ जय पराजय आदि सभी से वो भिन्न हो जाता है। पतंजलि ने शरीर इंद्रिय और मन पर नियंत्रण स्थापित करने की पूर्णता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक प्रयास को योग बताया था। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य का शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, स्थापित है। कोणार्क, कोणार्क सी विकल्प सही हो जाएगा। कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो है ये उड़ीसा का ही नहीं वरना भारतीय स्थापत्य का महानतम कृति मानी जाती है। पुरी से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तल पर एक एकांकी खड़ा सूर्य से संबंधित होने के कारण कोणार्क कोण यानी समुद्र तट, अर्क माने सूर्य का कहा जाता है। इसको छोड़कर दो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भारत में और हैं, कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात का एलोरा मंदिर। कोणार्क के मंदिर की योजना सूर्य रथ की तरह है। इसके दोनों ओर 10 फुट की ऊंचाई के 12 पहिए बनाए गए हैं तथा आगे की ओर अलंकृत 7 घोड़ों की आकृतियां गतिमान है जैसे कि वो रथ खींच रही हूँ। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश मारा गया? तो ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था ये हर्यक वंश के थे और ये हर्यक वंश जो है ये पितृहंता वंश के नाम से इसीलिए जाना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की उसी प्रकार उसका पुत्र था उदयन उसके अजातशत्रु की उसने हत्या कर दी थी। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ये भेजा था, इनमें से तो किसी ने नहीं भेजा था। ये किसने भेजा था देखते हैं। हर्ष के समय की सबसे प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन। ह्वेनसांग का जन्म 600 ईस्वी के लगभग चीन के होनान प्रांत के नामक संस्थान में हुआ था। ये उसके पिता का नाम चेन हुई था। उसके 4 पुत्रों के ह्वेनसांग सबसे छोटा था। उसका पिता एक अध्ययनशील व्यक्ति था जिसका प्रभाव ह्वेनसांग पर पड़ा। वह बचपन में गंभीर मनोवृत्ति का था। उसे धार्मिक पुस्तकें प्रिय थीं। 13 वर्ष की आयु में वह अपने बड़े भाई के साथ लोयांग के बौद्ध मठ में रहने लगा। इसी समय सुई वंश का पतन हुआ था और चीनी समाज में अराजकता व्याप्त हो गई। लोगों की नैतिकता का तेजी से पतन होने से फलस्वरूप ह्वेनसांग अपने भाई के साथ शांत वातावरण की खोज में पहले उत्तरी चीन में स्थित चंगन गया। यहीं से हनचुंग तथा चांगतू नामक स्थान से वह जहाँ वह हुंग हुई मंदिर में रहने लगा। यहाँ से वह चीन के विभिन्न स्थानों में बौद्ध संतों एवं विद्वानों के पास गया और धर्म के गूढ़ प्रश्नों पर वार्तालाप किया। यहीं से वह भारत में महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों को उनके मूल भाषा में अध्ययन हेतु आया। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। अब अकबरनामा आईने अकबरी। अकबरनामा ग्रंथ की रचना जो थी अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल वंशों के इतिहास का वर्णन किया गया। दूसरे तथा तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक के मुगल बादशाह अकबर के इतिहास को दिया गया है। अकबरनामा को तैयार करने में अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखे गए विभिन्न ग्रंथों की सहायता ली जिनों में तुझके बाबरी, हुमायूं नामा, ताज की रातुल ताकियात, ताज की ये रात, हुमायूं अकबर तथा तारीख़ रसीदी प्रमुख थे। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो है वो कानून से संबंधित है। मनुस्मृति विधि के समस्त नियमों और क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में उपलब्ध कराती है। विधिक नियम, संस्था और सिद्धांतों का यह बहुत बड़ा आगार है। मनुस्मृति में अनेक विधिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। राजा की दांडिक शक्ति के संदर्भ में मनु ने कहा कि राजा अपनी दंड शक्ति द्वारा सुरक्षा देता है। दंड विधि का दूसरा और पूरक नाम है। एवं धर्मसूत्रों और स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम निर्धारित है। इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के लिए संविधान व विधि उस पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष मिले हैं? कौन सी जगह है वो? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, वो मिला है लाहुर देव से मिला है। ये विकल्प सही हो जाएगा। ये लाहुरा देव, ये विकल्प सही हो जाएगा। मध्य गंगा घाटी में से संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के लाहुरा देव गांव में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या कहा गया था? तो ये गाय को कहा गया था, ना मारे जाने योग्य जानवर।
महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उनका दामाद था जामालिस। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर अपना प्रथम उपदेश राजगृह विपुलाचल पहाड़ी पर बरकरार नदी के बीच। इसका प्रथम शिष्य जमात जामिल था। वैशाली के राजा चेटक जो इनके मामा भी थे शिष्य बने। चंपा नरेश ददवान के शिष्य बने। उसके बाद ददवान की पुत्री चंदना भी प्रथम भिक्षुणी इनकी बनी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य तो नहीं, कोलिय वंश के थे। शाक्य वंश, उनके पिता थे शाक्य वंश के। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन आधुनिक रुम्मनदेही या रुम्मनदेह नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी था जो कोलियगढ़ राज की कन्या थी। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका से हुए हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन के प्रोफेसर बाकड़कर को जाता है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हैं और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा एवं उत्वेदुल्लागंज के स्टेशनों के मध्य स्थित है। यह स्थान मियाँ परशु भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इनमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है वह 30,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व BC। इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं जहां करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्राकृतिक चित्रशालाएं अन्यत्र कहीं नहीं मिलती हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो कराया था ये अशोक ने कराया था। अशोक के स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। फायान ने 6, ह्वेनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया परंतु वास्तविक संख्या इससे अधिक थी। ये लगभग 30 रही होगी। स्तंभों में निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो उसके स्तंभ जो हैं अशोक के, उसमें बसारगढ़ शीर्ष स्तंभ, शंखिसा गजर शीर्ष स्तंभ, रमपुरवा ब्रज शीर्ष स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ शीर्ष स्तंभ, रमपुरवा सिंह शीर्ष स्तंभ और सांची चतुर्थ सिंह शीर्ष स्तंभ और सारनाथ चतुर्थ शीर्ष स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय होगा इसमें। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। बौद्ध अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है बौद्ध ग्रंथ की महात्मा बुद्ध के उदय के समय उसमें भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपदों में षोडश महाजनपद कहा जाता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्सा, कश्मक या अवंती, गंधार एवं कंबोज।